आज की हमारी मुकम्मल नॉवल रब से जो मांगी दुआ। अच्छा खासा वक्त लग गया यार। वो गाड़ी बंद करता हुआ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ अंदर शादी के हॉल की तरफ बढ़ा, जहां इस वक्त अफरा तफरी मची हुई थी। क्या हुआ भाई, इस कदर शोर शराबा क्यों है? वो माथे पर बल डाले कमर पर हाथ बांधकर पूछ रहा था। अरे वेदांत भाई, आपको नहीं पता? ईशान भाई गायब हो गए हैं, मिल ही नहीं रहे। मयंक ने परेशानी से कहा। वाट, मतलब दूल्हा गायब हो गया? फिर शादी कैसे होगी? मेरी ज़रूरत पड़ सकती है अंदर, मैं अंदर आता हूँ। बहुत फिक्रमंद अंदाज में कहते हुए वेदांत अंदर की ओर बढ़ा। हाय, अब क्या होगा? अगर दूल्हा नहीं आया तो फिर शादी कैसे होगी? मेरी बच्ची तो बर्बाद हो जाएगी। अगर आपके बेटे की अगर आपके बेटे की मर्जी नहीं थी शादी में तो मना कर देते, कमलकांत जी ने गुस्सा दबाते हुए कहा। अरे अंकल, क्यों परेशान हो रहे हैं? यहीं कहीं होंगे, ईशान भाई मिल जाएंगे, हो जाएगा शुभ विवाह। वेदांत ने ढांढस बंधाते हुए बेफर भाई से कहा। ये सब कहना आसान है, लेकिन सारे मेहमान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लड़की की इज्जत कांच जैसी होती है। कितना इंतजार कर चुके हैं, सारे बाराती आ चुके हैं, लेकिन दूल्हा ही गायब है। हाँ, वो तो है। आप हिम्मत रखें अंकल, मैं एक बार ईशान भाई को कॉल करता हूँ। वेदांत ने ईशान के नंबर पर कॉल मिलाई, जो कि स्विच ऑफ जा रहा था। काम तो खराब ही लग रहा है डैड, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। वो अब अपने पापा की ओर मुड़ा। क्या रिपोर्ट दर्ज करवानी? ये देखो अपने भाई के करतूत। वो अपने छोटे बेटे को लिए एक तरफ होते हुए खंबे के पास आए। उन्होंने एक लेटर बेटे को थमाया, जिसमें ईशान ने साफ लिखा था कि वो किसी और को पसंद करता है और आराध्या से शादी नहीं करना चाहता। ओहो पापा, ये क्या हो गया? ईशान भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो किसी को पसंद करते थे तो पहले बता देते, लेकिन अब क्या करें? वेदांत के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दी। मुझे समझ नहीं आ रहा, कमलकांत भाई को ये सब कैसे बताऊं? आप क्या चाहते हैं? आगे से वो संजीदगी से बोला। मुझे तो आराध्या बेटी की चिंता खाई जा रही है। उस मासूम का क्या कसूर? फिर इसी मंडप में उसकी शादी करवा दें किसी और के साथ। बहुत चिंता हो रही है तो मैं भाई को ढूंढने जाता हूँ। वेदांत ने मोबाइल निकालते हुए अपने दोस्त एसपी जय को कॉल मिलानी चाहिए। अभी उसे छोड़ो, वो नालायक मेरे सामने ना ही आए तो बेहतर है, वरना उसका खून अपने हाथों से करूँगा। नमन जी बेहद गुस्से में बोले। चलो फिर, ये तो कहानी ख़त्म, अगली कहानी बताएं। मेहमानों को खाना देना है, शुरू करवा दूं? क्योंकि इतना सारा खाना बना है, वो तो ख़राब हो जाएगा। आराध्या की इज्जत नहीं बचा सकते, खाना तो बचा सकते हैं ना? वेदांत ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम ना अपने भाई से कम नहीं हो। अच्छा भला मेरा खून जला रहे हो। यहाँ दूल्हे का पता नहीं चल रहा और तुम्हें खाने की पड़ी है। वो अपना गुस्सा दबाते हुए तैश में बोले। तो अब क्या जाकर ऐलान करवाऊं? दूल्हा गुम हो गया है तो कोई अपना दूल्हा रेंट पर दे दो। वो भी अपने नाम का ही एक था। पिता शेर थे तो बेटा सवा शेर। उसकी बात पर वो होंठ भींचे वहां से दूसरी ओर बढ़ गए। वो जानते थे कि वेदांत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक तो खाने का समय हो गया था, सब मेहमानों को भूख लगी होगी और इन्हें दूल्हे की पड़ी है। आर्यन भाई से कहता हूँ खाना तो शुरू करवाएं, मेहमानों ने भूखे जाना तो 100 तरह की बातें बनेंगी। वेदांत बहुत ही फिक्र के साथ आर्यन की ओर बढ़ा, जो कि सिर पकड़कर इस फिक्र में डूबा बैठा हुआ था। आराध्या उसकी इकलौती साली थी। कमलकांत जी की दो ही बेटियां थीं, बड़ी बेटी रिया और छोटी बेटी आराध्या। रिया की शादी आर्यन से 5 साल पहले हुई थी। उनका एक 3 साल का बेटा था आरब, जबकि आराध्या की शादी आज नमन जी के बड़े बेटे ईशान से हो रही थी। लेकिन ईशान ही गायब था। आर्यन भाई, ये खाना तो यार शुरू करवाएं, सारे मेहमान अब बातें बना रहे हैं। वेदांत की बात पर आर्यन ने सिर उठाकर उसे देखा तो देखता ही रह गया। तुम किसी के साथ कमिटमेंट में तो नहीं हो? वो उसके करीब आते हुए राजदाराना अंदाज में पूछने लगा। नहीं नहीं तो क्यों? वेदांत के माथे पर बल पड़े। फिर तुम कर लो आराध्या से शादी। अचानक से आर्यन की बात पर कमलकांत और नमन जी सहित वहां मौजूद सभी लोगों ने शौक की स्थिति में आर्यन और वेदांत को देखा। आप सीरियस हैं? वेदांत को लगा शायद उसने अपने कानों से कुछ गलत सुन लिया है। हाँ बिल्कुल, मंडप सजा हुआ है, पंडित जी आ बैठे हैं, सारी तैयारियां पूरी हैं। फिर फेरे ही तो लेने बाकी हैं, कौन सा ज़्यादा फर्क पड़ता है? तुम्हारी और ईशान की एज में सिर्फ 2 साल का फर्क है। आराध्या तुमसे सिर्फ 6 साल छोटी है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। तुम नमन अंकल के बेटे हो, आराध्या नमन अंकल के घर ही विदा होकर जाएगी। सिर्फ दूल्हे का नाम ही तो बदलेगा ना? वही बाराती भी, वही रिश्तेदार, सब कुछ, बाकी तो सब वही रहेगा ना?
सिर्फ दूल्हे का नाम नहीं, पूरा का पूरा दूल्हा बदलेगा। दिल ही दिल में आर्यन से बोलते हुए वेदांश कहता हुआ अपने पापा को देखने लगा। नमन जी ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। वेदांत कोई आम लड़का नहीं था, पूरी पूरी एक फिल्म था, एक ऐसी फिल्म जिसे सिर्फ उसका बाप ही समझ सकता था, लेकिन अक्सर तो वो भी मात खा जाते। अगर कमलकांत भाई को आपत्ति नहीं तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। सबकी नज़रें अब कमलकांत जी की ओर उठी थीं। अपने अपने ऑब्जेक्शन रखें अपनी जेब में और जाकर लड़की से पूछ लें। वो तो किसी के साथ कमिटमेंट में नहीं है। उसकी बात पर सभी ने नाराजगी से उसे देखा। आराध्या ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी बच्ची और सुलझी हुई है। आर्यन ने माथे पर बल डालते हुए कहा। आप सब ईशान भाई के बारे में यही सब सोचते थे, फिर निकल आई ना उनकी सच्चाई बाहर। वेदांत, तुमने शादी करना है तो ठीक ठीक बता दो। मेरी बेटी का कैरेक्टर बहुत मजबूत है और माँ बाप की इज्जत की खातिर वो शादी से कभी इनकार नहीं करेगी। मुझे यकीन है अपनी बेटी पर। तो फिर देर किस बात की? कमलकांत जी की बात पर वो एकदम से उठते हुए बोला। आ जाइए पंडित जी, दूल्हा मिल गया। वो बड़े ठाट बाट वाले अंदाज में कहता हुआ सामने मंडप की ओर बढ़ गया। उसके इस राजसी अंदाज पर सभी कायल हो गए। शहनाइयों की गूंज और मंत्रों के बीच लाल जोड़े में सजी आराध्या को मंडप में लाकर बिठाया गया तो एक नई जिंदगी की उम्मीद में उसकी धड़कनें तेज थीं। उसे धीरे से दूल्हे के ठीक बगल में बिठाया गया। रस्मों के बीच जैसे ही आराध्या ने अपनी नज़रें उठाईं और दूल्हे का चेहरा देखा, उसकी सांसें वहीं अटक गईं। सेहरे की लड़ियों के पीछे वो चेहरा ईशान का नहीं बल्कि वेदांत का था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और एक पल के लिए पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। बिना एक सेकंड गंवाए घबराहट में कांपते हाथों से उसने अपने ठीक पीछे खड़ी अपनी बहन रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने झटके से रिया को अपनी ओर नीचे झुकाया और अपनी बेचैनी को दबाते हुए फुसफुसाती लेकिन कांपती आवाज में बोली। ये सब क्या है रिया दीदी? शायद ये कोई भद्दा मजाक है या कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। दूल्हे की जगह पर वेदांत क्यों बैठा है? ईशान कहाँ है दीदी? रिया की झुकी हुई नजरें चुप्पी और आंखों में छलकते आंसू देखकर आराध्या का दिल जाने अनजाने किसी अनहोनी के एहसास से जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये कैसी अनहोनी हो गई। तभी पीछे से किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की भारी आवाज आई। बेटा, ईशान चला गया है, उसे ये शादी नहीं करनी थी, इसीलिए सब बड़ों ने मिलकर फैसला किया है कि ये शादी वेदांत से होगी। ये सुनते ही आराध्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मंडप की वो पवित्र अग्नि उसे अब झुलसाती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में एक गहरा आघात था। वो बेबसी और गुस्से से बोली, मुझसे पूछे बिना आप सब मेरे जीवन का इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे कर सकते हैं? आराध्या अपना गुस्सा दबाते हुए बोली। उस पल सभी ने हैरानी से उसे देखा। एक अटूट यकीन था अपनी बेटी पर, इसलिए पूछा नहीं। कमलकांत जी की धीमी आवाज उसके कानों में टकराई, जिस पर वो होंठ भींचे अपने आंसू रोकती हुई गहरी सांस भर गई। ठीक है, मुझे स्वीकार है ये विवाह। अपने पापा का सिर वो किसी सूरत झुकता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। जबकि वेदांत के बारे में सोचते ही उसके अंदर ज्वालामुखी सा भड़क रहा था, जो किसी भी वक्त फट सकता था। फेरे और विवाह संपन्न होते ही चारों तरफ बधाइयों का शोर उठ खड़ा हुआ। एक विजयी मुस्कान ने वेदांत के चेहरे को घेर लिया। फाइनली, इतना सब कुछ करने के बाद तुम मेरी हो गई। अब देखता हूँ कैसे एटीट्यूड दिखाती हो मुझे। वेदांत दिल ही दिल में आराध्या से बोलता हुआ सबसे बधाइयाँ स्वीकार कर रहा। विदाई का समय हो चला था। कमलकांत जी ने बेटी को सीने से लगाकर आशीर्वाद और दुआओं के साथ विदा किया, जबकि दिल बहुत परेशान सा था। वेदांत को बेटी तो दे दी थी, लेकिन वो उसके नेचर से भली भांति परिचित थे। अत्यंत ही मुंहफट, गुस्सैल और जिद्दी था, जबकि ईशान उतना ही सुलझा हुआ था। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। कभी सोचा नहीं था कि वो ईशान जैसे आदर्श लड़के को छोड़कर वेदांत जैसे जिद्दी लड़के को बेटी सौंप गए थे और उनकी बेटी चुपचाप उसके साथ विवाह करके विदा हो गई थी। वे अब उसके लिए प्रार्थना ही कर सकते थे। जैसे ही वो चौधरियों की हवेली में दाखिल हुई, उसका वहाँ पर बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सभी ने उसे आंखों पर बिठा लिया, जबकि वेदांत बिना किसी के ध्यान में आए वहाँ से गायब हो गया। बहुत बड़े वाले कमीने हो तुम, उसके दोस्त सारंग ने उसे देखते हुए कहा। अभी तो कुछ किया भी नहीं और ये उपाधि मिल रही है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और हाँ, ये ले गाड़ी की चाबी। जैसा प्लान किया है वैसे ही सब करना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो अपने दोनों दोस्तों को, जो उसके राजदार भी थे, सब समझाता हुआ वापस घर के अंदर आ गया, जहाँ अब रस्में पूरी हो चुकी थीं और आराध्या को उसके कमरे में पहुँचा दिया गया था।
अपनी हल्की भूरी तराशी हुई बियर्ड पर हाथ फेरता वो गहरी सोच में डूब गया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? होने वाली भाभी हूँ तुम्हारी। वो उसकी बात सुनकर आपे से बाहर हुई। होने वाली भाभी हो, हुई तो नहीं। अपनी लिमिट में रहो तुम। वो दोनों इस वक्त यूनिवर्सिटी में खड़े एक दूसरे को सख्त नज़रों से घूर रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए तीव्र नफरत थी। वेदांत यूनिवर्सिटी अपने किसी काम से आया था, किसी प्रोफेसर से मिलने, जिन्होंने उसे कुछ काम के लिए बुलाया था। एक प्रोफेसर को कुछ घरेलू समस्या हुई थी और इस विषय में वेदांत माहिर था। उन्होंने वेदांत से अनुरोध किया कि वो कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी के छात्रों को वो विषय पढ़ा दे। अपने बिजनेस से समय निकालकर यहाँ आना उसके लिए मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बिजनेस को ज़्यादा समय ईशान ही संभालता था। वो तो बस टाइम पास करने ही ऑफिस में जाया करता था। यहाँ से गुजरते हुए उसकी नज़र आराध्या पर पड़ी, जिसके साथ कोई लड़का शरारत करने जा रहा था। वो उसके ऊपर बोतल गिराने ही वाला था कि एकदम से वेदांत ने उसे देखते हुए अपने होंठ भींचे और तुरंत उसकी ओर बढ़ते हुए उस लड़के के हाथ पर लात मारकर बोतल दूर उछाल दी। आराध्या ने हैरानी से उस व्यक्ति को देखा। कौन है बे तू? वो लड़का गुर्रा कर बोला। अचानक से आराध्या पीछे मुड़ी। दूर रहो इससे, वरना हाथ तोड़ दूंगा तेरा। क्या हो रहा है? क्यों तमाशा बना रहे हो सबके सामने? आराध्या ने वेदांत पर दांत पीसते हुए कहा। देखो आराध्या, इसने मेरा हाथ ही तोड़ दिया। इतनी जोर से मेरा हाथ मारा, इतनी जोर से मेरी बाह पर मारा। वो लड़का भी आराध्या से सहानुभूति बटोरने लगा। शेम ऑन यू, जब देखो गुंडागर्दी मचाए रखते हो, शर्म नहीं आती? उसकी नफरत और तिरस्कार से कही बात पर वेदांत का दिमाग पल भर में घूम गया था। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी तरह ही थर्ड क्लास हैं। चटाक। आराध्या का हाथ उठा था वेदांत पर, खुद को थर्ड क्लास कहने पर। माइंड योर लैंग्वेज, वो उंगली उठाती हुई उसे चेतावनी दे रही थी। वहां मौजूद सभी ने ये दृश्य देखा। वेदांत ने अपने हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींच लीं। तुम अत्यंत जाहिल और बददिमाग लड़की हो। दिल तो चाह रहा है यहीं पर तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, और तोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं लड़कियों पर हाथ उठाना गवारा नहीं करता। ओह हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? होने वाली भाभी हूँ तुम्हारी। वो उसकी बात सुनकर आपे से बाहर हुई। होने वाली भाभी हो, हुई नहीं। अपनी लिमिट में रहना, वरना वेदांत क्या से क्या कर जाए तुम सोच भी नहीं सकती। वो उसे चेतावनी देते हुए वहां से निकलता चला गया। वो एक थप्पड़ था जो आराध्या ने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उसे मारा था, और वो उस थप्पड़ को आज तक भूला नहीं था। अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था कि नमन जी ने उसे पीछे से पुकारा। वो उनकी ओर बढ़ा। कुछ पता चला ईशान का? मैं उसे ढूंढने कब गया जो उसका पता चलता? वो उल्टा उनसे पूछ रहा था। यार तुम्हारा दोस्त है ना वो एसपी, क्या नाम था उसका? वो सोच में पड़ गए। जय जय शर्मा, वेदांत ने उन्हें याद दिलाया। हाँ उसे कहो ना, वो ढूंढे कहाँ चला गया ईशान। जाहिर सी बात है जिसके लिए गए होंगे उसे शादी करके इस वक्त तो सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहे होंगे, और आप यहाँ पर खामखाही परेशान हुए मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम एक नंबर के बेशरम इंसान हो। वो झंझनाहट में आकर भगवान का नाम लेते हुए मुंह फेर गए। आप तो मुझे ऐसे ये सब बोल रहे हैं जैसे मैंने अपनी सुहागरात की बात कर दी हो। तुम बेटा जाओ कमरे में, गलती हो गई जो तुम्हें बुला लिया। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखिएगा। वो उन पर बड़े ही एहसान जताने वाले अंदाज में कहता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया, और वो राम राम कहते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। वेदांत जैसे ही कमरे में आया, आराध्या सामने ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी दिखाई दी। वाह, द ग्रेट पर्सन वेदांत चौधरी, वेलकम टू द रूम। आराध्या ने तालियां बजाते हुए उसका स्वागत किया, जबकि उसके लहजे का तंज छिपा न रह सका। वो वहीं दरवाजा लॉक करता हुआ उसे सिर से पांव तक पूरे अधिकार से देखता हुआ कमर पर हाथ रख गया, जैसे और सुनना चाहता हो कि उसकी जुबान और कितना जहर उगलती है। बहुत महान हस्ती हैं आप जैसा महान इंसान आज तक नहीं देखा, जिसने भाई की ठुकराई लड़की को अपने विवाह में ले लिया और सबसे वाहवाही बटोरी। गुड जॉब, महान बन गए तुम तो। सबकी नज़र में एकदम हीरो वाली फीलिंग आ रही होगी ना? उसके लहजे में पनपती नफरत महसूस करते हुए वेदांत ने अपने जबड़े सख्ती से भींचे। हो गई तुम्हारी डायलॉगबाजी। वो बेपरवाही वाले अंदाज में बिस्तर की ओर बढ़ता हुआ अपनी शेरवानी एक तरफ सोफे पर उछाल कर अब अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अब अच्छी पत्नी की तरह बिस्तर पर आओ। वो बेड क्राउन के साथ टेक लगाता हुआ हुक्म चला रहा था। मुझ पर हुक्म चलाने की गलती मत करना वेदांत चौधरी, अभी तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो।
वो उंगली उठाती हुई आक्रामक अंदाज में उसे क्या जताने की कोशिश कर रही थी, वेदांत ने समझने की जरूरत महसूस नहीं की। मैंने कहा, यहाँ आओ मेरे पास। वो उसे हाथ के इशारे से अपनी ओर बुला रहा था। मेरे साथ कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। गलत हरकत नहीं करूंगा, कसम से बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करूंगा। वो एक आंख बिंक करता हुआ उसे सर से पैर तक लाल कर गया था। लगता है उस दिन वाला थप्पड़ भूल गए हो, वो दांत पीसते हुए बोली। कुछ पलों के लिए एक ठंडी सी खामोशी छा गई। वही तो नहीं भूला। अचानक वो गुस्से से बोलता हुआ खड़ा हुआ। आराध्या सहमकर 2 कदम पीछे हटी। उसी थप्पड़ की वजह से आज तुम यहाँ हो, वो नफरत और तिरस्कार से कहता हुआ उसके पास आया। वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इस कमरे की दहलीज पार कर सकती। वो उसके चेहरे पर फुनकारा। अब की बार वो चुपचाप उसे देखती रह गई। तुम्हें क्या लगता है सहानुभूति में शादी की है तुमसे? वो अचानक उसकी कमर के गिर्द अपना मजबूत हाथ फैला गया। छोड़ो मुझे पागल इंसान। उसकी सख्त पकड़ पर वो मचल उठी। आज की रात तो नहीं छोड़ूंगा। शादी कर चुका हूँ तुमसे, 7 फेरे लिए हैं। मेरे नाम का मंगलसूत्र तुम्हारे गले में है। और जब शादी होगी तो आज की रात दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं ये तो पता होगा ना तुम्हें। पति को कैसे खुश करना है। बल्कि एक काम करो, तुम तो ईशान भाई से शादी करने वाली थी ना। बड़े ख्वाब सजाकर आई होगी। दिल और दिमाग में वो और हकीकत में मैं, वेदांत चौधरी। बहुत तकलीफ में होगी ना। चलो तुम आंखें बंद करो और मुझे ही। शट अप यू पागल इंसान, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाती हुई गुस्सा दबाकर बोली। अभी तो बहुत कुछ करूँगा। घटिया के अलावा भी मुझे बहुत से अवार्ड दोगी तुम। आज की रात तुम्हारे वजूद पर अपनी छाप छोड़ूंगा, तब तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चलेगा। वो उसे खींचकर बिस्तर पर गिरा गया। वो खुद को संभालती हुई झटके से मुड़ी। वेदांत, खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, मैं तुम्हारा मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूंगी। वो तेज लहजे में बोली, जबकि वो अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाल चुका था। साथ ही अपनी सफ़ेद बनियान भी उतार कर फेंक दी थी। उसका चौड़ा सीना देखकर आराध्या का दिल बुरी तरह से धड़का। कोहनियों के सहारे वो पीछे की ओर सरकी कि वेदांत उसे पकड़कर खींचते हुए उसके ऊपर आकर साया बनकर छा गया। पीछे हटो। वो उसके सीने पर जोरदार मुक्के बरसाने लगी और बुरी तरह पैनिक होती वो वेदांत को और भी ज़्यादा तैश दिला रही थी। वेदांत ने उसकी दोनों कलाइयों को थाम कर ऊपर तकिए पर पिन कर दिया और साथ ही उसका वो दर्द से सिसक उठी। जंगली इंसान। वो आंखों में आंसू लिए उस पर गुस्से से चिल्लाई। चिल्लाओ और ऊंचा चिल्लाओ, बहुत सुकून आ रहा है। आज तुम्हारी चीखों को सुनकर वेदांत चौधरी बहुत एंजॉय करने वाला है। वो उसकी डरी और घबराई हुई हालत से मजा उठाते हुए उस पर अपना हल्का सा वजन डाल गया। अपनी धड़कनों से उसके सख्त सीने का स्पर्श महसूस करती हुई वो पूरी जान से लरज उठी थी। उफ यार, ये तुम्हारा ब्लाउज ये बहुत चुभ रहा है। मजा ही किरकिरा कर दिया इसने, इसे भी हटा देना चाहिए। वो उसकी कमर में एक हाथ डालता हुआ उसके ब्लाउज की डोरियों को खोलता चला गया। वो उसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे धकेल रही थी। अपने हाथों को कंट्रोल करो वरना बांध दूंगा। फिर सुबह पूरे घर में चिल्लाती फिरोगी कि रात को वेदांत ने अपना हक लिया, लेकिन मेरे हाथों को बांध कर। वो उसे सख्ती से चेतावनी दे रहा था। वो उसकी बातों को सुनते हुए स्तब्ध रह गई। सामने वाला इतना बेशर्म होगा उसे अंदाजा न था। वो उसकी बातों पर सोच में गुम थी कि उसने उसकी धड़कनों से ब्लाउज को उतारकर अपनी शर्ट के पास दूर फेंक दिया। अब उसकी खूबसूरत धड़कनों पर सिर्फ नेट की रेड ब्रा मौजूद थी। उसकी खूबसूरती देखते वेदांत का दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा था। गले में घूंट उतारते, होठ का कोना दबाते उसने खुद को किसी तरह रोक रखा था। वेदांत, वो कांपते हुए हाथ सीने पर बांधते हुए खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वेदांत ने उसके हाथों को बारी बारी हटाकर अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझाते हुए अपने होठों को उसके लाल रंग से रंगे होठों तक लाया और 1 इंच के फासले पर रुक गया। उसके शरीर से उठती भीनी भीनी खुशबू अपनी सांसों में महसूस करते हुए एक लम्हे को उसका दिमाग बहक गया था। आराध्या उसे सहमी सी सांस रोके देखे जा रही थी, जो इस पल आंखें मूंदे रुका हुआ था। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं। एक बार फिर उसकी नज़र उसके होठों से उसकी गर्दन और फिर उसकी ब्यूटी बोन से नीचे धड़कनों की गहराइयों पर गई, जहां पर 2 तिल एक साथ उसे अपनी ओर खींचते हुए महसूस हुए। एक हाथ हटाकर वो उसकी ब्यूटी बोन पर लाया। अचानक से आराध्या की सांसें गहरी हुईं। उसकी धड़कनों की थरथराहट पल भर में वेदांत की आंखों में खुमारी भर लाई।
वेदांत प्लीज स्टॉप। इससे पहले कि वो उसे हद इससे पहले कि वो उसे हर पर्दे से आज़ाद करता और उस पर झुकता, उसके कानों से आराध्या की विनती भरी आवाज़ टकराई। ओह मेरी जान, ऐसा नहीं। थोड़ा सिसकते हुए, माफ़ी मांगते हुए बोलो। शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए। वो अपने आप पर काबू करता हुआ अपने उमड़ते जज्बातों को कंट्रोल कर गया। आई एम सॉरी। वो आंखें मूंदे उससे माफ़ी मांगती हुई रो पड़ी। वो जानती थी कि उसने जो थप्पड़ मारा था वो उसी की माफ़ी मंगवा रहा था। उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को एक पल को वो देखता रहा और अगले ही पल जरा सा पीछे हटा। बस बस यही थी तुम्हारी हिम्मत। लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो। तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना, तो वेदांत चौधरी तुम्हें कभी छुएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें मैं इस काबिल ही नहीं समझता कि अपनी कुर्बत के पल तुम्हें दूं। तुम चाहोगी भी तो कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। सारी जिंदगी तुम मेरे लिए तरसोगी, लेकिन एक सच्चे इंसान का साथ कभी नहीं पा सकोगी। अब करो सारी रात मातम, ईशान भाई के भाग जाने और मेरे साथ शादी के बंधन में बंधने का। वो झटके से पीछे हटता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ से मुंह मोड़ता हुआ वो अपनी शर्ट उठाता हुआ बाथरूम में घुस गया और आराध्या अपनी कलाइयों को सहलाती हुई धीरे से उठती, अपना ब्लाउज उठाती खुद को ढक गई, जबकि आंसू आंखों से निकलते हुए बेमोल हो गए थे। सारी जिंदगी एक अनचाहे शख्स के साथ रहना, दुनिया में ही अपने गुनाहों की सजा समझ रही थी। लेकिन इंसान भी कितना बेसब्र और नाशुक्र होता है। वो ईश्वर के दिए गए वरदानों को नहीं समझता, जो बहुमूल्य लेकर अमूल्य प्रदान करता है। सुबह बाहर अच्छा खासा शोर शराबा मचा हुआ था। इस शोर शराबे से वेदांत की आंख खुली। कसमसाकर उठा तो नजर सामने सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी आराध्या पर जा ठहरी। शोर काफी तेज था, जिससे उसकी आंख खुल गई थी, जबकि आराध्या कान बंद किए आराम से सोती रही। वो उठा और आवाज़ों पर गौर किया। ये तो ईशान भाई की आवाज़ लग रही है। वो तुरंत बिस्तर से उठता हुआ आराध्या को अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर ले आया। वो जरा से कसमसाई और फिर दोबारा से सोने लगी। तौबा, इस लड़की की नींद कितनी पक्की है। वो बाथरूम में घुसता, शावर लेता, सज धज कर तैयार होता हुआ बाहर आया था तो देखा कि आराध्या अभी तक सो रही थी। वेदांत ने पानी से भरा जग उस पर उंडेल दिया तो वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। ये क्या बदतमीजी है, वो एकदम गुस्से से उबलती हुई बोली। जुबान को लगाम दो, वरना फिर माफिया मांगती फिरोगी। रात तो माफ़ कर दिया था, लेकिन अब माफ़ भी नहीं करूँगा। वो खुद पर परफ्यूम की बारिश करता हुआ उसे आईने में देखकर बोला, जबकि वो अपने गीले कपड़े देखती हुई दांत पीस कर रह गई। अब उठ जाओ, ये मातमी शक्ल बाद में बनाना, सब बाहर इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें इतनी लंबी तान कर सोते देखेंगे तो कुछ और ही समझेंगे कि मैंने रात भर तुम्हें अपनी शिद्दतों से हलकान रखा और सोने नहीं दिया। वो उसकी बात पर लाल चेहरा लिए उसे देखने लगी। वेरी फनी। वो उसे मुँह चिढ़ाती हुई उठकर बैठी। ये किसकी पसंद की ड्रेस है? पानी में भीगने की वजह से स्किन कलर की शॉर्ट कुर्ती, जो रात को उसने कपड़े बदलने के बाद पहनी थी, उसके शरीर से चिपकते उसके शरीर की बनावट को नुमाया करने लगी थी। वो माथे पर बल डाले उसके पास आया। तुम्हारे प्यारे भाई ईशान की, उनका फेवरेट कलर है ये। इस बार आराध्या उसे अच्छा खासा तपाना चाहती थी, और वो तपा भी। उसका खून डबल स्पीड से दौड़ा। एक लम्हे में उसका गिरेबान पकड़कर उसकी शर्ट को आगे से दो हिस्सों में कर गया। इस अचानक आई आफत पर वो मुंह खोले हैरानी से उसे देखती रह गई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था। अब जाओ और चेंज करो। आज तो कमरे की चार दीवारी में ये हाल किया है, आइंदा ऐसा बेहुदा लिबास पहना तो। उसकी आंखों में ठंडापन, जबकि लहजे में स्पष्ट चेतावनी थी। अपनी बात कहकर वो उससे मुंह मोड़कर खड़ा हो गया, जबकि आराध्या का रुख अब ड्रेसिंग रूम की ओर था। ड्रेसिंग रूम में बंद होकर कब से रुके हुए आंसुओं को वो बहने से रोक न सकी और बुरी तरह सिसक सिसक कर रो पड़ी। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे इस शख्स के रूप में दुनिया में ही सजा मिल गई है। वो दूसरा ड्रेस निकाल कर पहनते हुई बाहर निकली तो वो सामने ही बेड के सहारे टिका मोबाइल में गुम था। आराध्या ने बुरा सा मुंह बनाते हुए अब बाथरूम का रुख किया। शावर ले लेना। अचानक से अपने पीछे वेदांत की आवाज़ सुनकर वो अंदर तक जल उठी। क्यों लूँ मैं शावर इतनी ठंड में? उसके इस तरह बेधड़क बोलने पर वेदांत के माथे पर बेशुमार बल पड़े। मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें शावर लेने की वजह प्रदान करूं? नेवर माइंड, बस एक ही शर्त है मेरी, चिल्लाना मत। वो अपनी जगह से उठता हुआ उसके पास आया। दूर रहो मुझसे, अजीब सन की पागल इंसान से पाला पड़ा है मेरा। वो बुदबुदाती हुई अब शावर लेने की खातिर बाथरूम में घुस गई, जिस पर वेदांत के होठों को एक खूबसूरत मुस्कान ने छुआ था।
थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक साथ ही नीचे उतर कर आ रहे थे। सामने ही पीठ किए खड़ा वो व्यक्ति नजर आया जिसे कल तक ढूंढते ढूंढते सब लोग पागल हुए जा रहे थे। नमन जी के चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े अपने बड़े बेटे को अभी इसी वक्त घर से निकाल दें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो नीचे आता हुआ सबको एक साथ ऊंची आवाज में विश करता हुआ बहुत हक से आराध्या का हाथ थामकर डाइनिंग टेबल पर आया। उसी लम्हे ईशान उनकी ओर पलटा। आराध्या तो सदमे में आ गई थी। उसके वेदांत के साथ चलते कदम एक पल के लिए रुक गए थे। खून में एकदम गर्माहट सी भर आई थी। जी चाहा सामने खड़े शख्स के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दे। एक आग सी भर गई थी उसके अंदर। ईशान की निगाह उसके हाथ पर पड़ी जो वेदांत के हाथ में था और उसने पूरे हक से थामा हुआ था। ये तुमने आराध्या का हाथ क्यों थामा हुआ है? छोड़ो इसे। ईशान ने गुस्से से उसका हाथ वेदांत के हाथ से छुड़ाया तो वेदांत ने मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए ईशान पर एक कहर भरी निगाह डाली। आराध्या मेरी है, इससे दूर रहो तुम वेदांत। बिना सारी सच्चाई जाने वो यही समझ रहा था कि आराध्या अभी भी उसी की है, उसी के नाम पर बैठी है। आराध्या ने घबराकर वेदांत की ओर देखा। रात से उसका अग्रेसिव मूड ऑन था, न जाने अब ये हाथ छुड़ाने पर कितना हंगामा बर्पा कर देगा। ईशान पीछे हटो। अब कोई हक या नाता नहीं तुम्हारा आराध्या से। वो अब वेदांत की पत्नी है। तो बेहतर होगा तुम दूर रहो इन दोनों से। नमन जी की बात पर ईशान के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं आप सब मेरे साथ? मेरी आराध्या को, मेरी होने वाली पत्नी को आपने मेरे ही भाई से ब्याह दिया। वो दुख और दर्द से डूबते हुए बोला। तो ये तो कल गायब होने से पहले सोचना था ना? नमन जी घृणा से बोले। गायब हुआ था? मर तो नहीं गया था ना? वो ऊंची आवाज में चिल्लाया था। उसकी बात पर शारदा जी ने तड़प कर बेटे को देखा। एक ही बात है। नमन जी ने भी निष्ठुरता की हद कर दी। वो बाप को दुखी दिल से देख रहा था। फिर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि ईशान मर ही जाए, क्योंकि अपने जीते जी तो मैं आराध्या को किसी और का होने नहीं दूंगा। वो बागी अंदाज में बोला जिससे वेदांत ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच लीं। आराध्या मुझे नाश्ता सर्व करो। अचानक से वेदांत की आवाज़ पर सभी चौंके, जबकि वो कहर बरसाती निगाह से ईशान को देखता हुआ नाश्ते की टेबल पर आ बैठा। आराध्या सुनाई नहीं दे रहा? अब की बार वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोला कि आराध्या सहमते हुए उसकी तरफ बढ़ी और उसके पास ही रखी कुर्सी पर बैठते हुए उसे नाश्ता सर्व करने लगी। चाय के कप को मुंह से लगाते हुए वो ईशान की ओर देखने लगा। अब पता चल गया होगा ना कि आराध्या किसकी है, तो इसीलिए बेहतर होगा कि अपनी ये फिजूल सी नज़रें लेकर यहाँ से चले जाएं। दादी माँ हमारी नज़र उतार दें। बहुत से लोगों की नज़रों में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा जाग गई है। वो पहले ईशान से फिर अपनी दादी से बोला, जबकि ईशान गुस्से से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। नमन जी को ये सब किसी बहुत बड़े तूफान का संकेत लग रहा था। मैं तुम्हें ईशान भाई के आसपास भी न देखूं, समझी तुम? कमरे में आते ही वो आराध्या की कलाई को सख्ती से दबोचकर धीमी आवाज में गुर्राया। मैं पागल नहीं हूँ जितनी चरित्रहीन हरकतें करूँगी। अपने भाई पर ध्यान दो और उनसे कहो कि वो मुझसे दूरी बना कर रखें। बदले में वो भी कड़क कर बोली, मर्द कभी भी उस राह नहीं जाता जहाँ रास्ता बंद हो। अगर रास्ता खुला मिला तो वो दस्तक भी देगा और फिर वहाँ जाकर तबाही भी मचाएगा। और फिर जो तूफान वेदांत लाएगा कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए कह रहा हूँ, बी केयरफुल। वो उसके गाल को थपथपाता हुआ मोबाइल उठाने के लिए आगे बढ़ा। औरत के दिल का रास्ता इतना सस्ता नहीं होता कि किसी के लिए भी खुल जाए। इस दिल का रास्ता आपके लिए भी नहीं खुला तो किसी और के लिए क्या खुलना? उसकी बात पर वो दांत पीसता हुआ उसकी ओर बढ़ा। पहली बात, अपनी जुबान से बदतमीजी के बाग निकालना बंद करो। तुम करके बात करना मुझे पसंद नहीं। तुम पूरी 6 साल छोटी हो मुझसे। शिष्टाचार के दायरे में रहकर बात किया करो। आप कहकर बात करो मुझसे। और दूसरी बात, तुम्हारे दिल तक पहुंचने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। इसीलिए अपने दिल को संभाल कर रखो अपने पास। मुझे कहीं किसी राह चलते के पास दिखाई दिया तो दिल समेत तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। बिना किसी लिहाज के वो से बहुत कुछ जता गया था। उसके जाते ही वो बिस्तर पर धप से बैठ गई। आया बड़ा मुझे ऊपर पहुंचाने वाला। इज्जत ऐसे नहीं मिलती, बड़ा हो या छोटा, इज्जत कमाई जाती है। दिल में इज्जत और सम्मान हो तो होंठों से भी खुद ब खुद इज्जत भरे शब्द निकल ही जाते हैं। रात को जो तुमने मेरे साथ किया ना, उसके बाद तुम्हें इज्जत दूँ? माय फुट। वो दिल ही दिल में उस पर बुरी तरह कुड़ रही थी। आप थोड़ा धैर्य का परिचय दें चौधरी साहब। वो भी बेटा है आपका।
शारदा जी ने नमन जी को अभी तक गुस्से में देखकर कहा, ये आप कह रही हैं, जानती भी हैं इसे माफ करने का क्या मतलब है? वेदांत और आराध्या की जिंदगी में भूचाल लाना, तबाही लाना, और उसे ये सब समझना होगा। बेहतर होगा आप ही उसे समझा दें। आपके साथ न खेले वो। अगर न माना तो मुझे सख्त फैसला लेना होगा। नमन जी की बात पर वो चुप सी हो गई। रात को वेदांत और आराध्या का रिसेप्शन था। शहर के सबसे बड़े बैंकेट हॉल में आज उनका रिसेप्शन रखा गया था। व्हाइट लहंगे में तैयार हुई वो आसमान से उतरी बेहद खूबसूरत परी लग रही थी। वेदांत ब्लैक टॉक्सीडो में नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। दोनों ने एक साथ चलते हुए हॉल में एंट्री ली। एक स्पॉटलाइट उन दोनों पर पड़ी थी, जबकि आराध्या का हाथ बहुत मजबूती से थामे हुए वो आगे बढ़ रहा था। आराध्या इतने सारे मेहमानों को देखकर एक पल को गहरी सांस भरते हुए अपनी पलकें झुका गई। अचानक से आसपास आतिशबाजी शुरू हुई तो आराध्या घबराकर वेदांत के करीब हो गई और कसकर उसका हाथ थाम लिया। उसका यूं अचानक करीब आना और बेख्तियार हाथ पर दबाव बढ़ाना महसूस करते ही वेदांत की एक धड़कन मिस हुई थी। एक नज़र उस लड़की को देखा, लेकिन अगले ही लम्हे वो उसके शहर से बाहर निकल आया। फोटोशूट होने पर वो थोड़ा परेशान सी हुई तो वेदांत ने रोक दिया। उस पल आराध्या की नज़रें बेख्तियार उस पर जा ठहरी, जो हाथ के इशारे से फोटोग्राफर्स को रोक चुका था। उस उसने अपने दोस्त को इशारा किया कि वो उन सबको स्टेज से दूर कर दे, और फिर खुद उठता हुआ वो स्टेज से नीचे उतर गया। तभी वहां पर ईशान आता दिखाई दिया। उसकी आंखें सख्त लाल हो रही थीं और उसकी गहरी निगाहें आराध्या पर ही टिकी हुई थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि आराध्या को सबसे छिपाकर अपने साथ ले जाए। ये खूबसूरत परी अब उसकी नहीं रही थी। इस बात से वो सख्त तकलीफ में था। उसकी निगाहों का खिंचाव देखता हुआ वेदांत अपने होंठ भींच गया। नमन जी ने उसे मना किया था कि वो आज रात रिसेप्शन के फंक्शन में ना आए, लेकिन वो फिर भी आया और अब तमाशा खड़ा होना बाकी रह गया था। दीदी, मेरा जी घबरा रहा है, प्लीज़ मुझे बाहर ले चलें। अचानक से ईशान की निगाहों से घबराते हुए वो रिया से बोली थी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? रिया उसके लिए परेशान हो गई, जिसे ठंडे पसीने आ रहे थे। प्लीज़ दीदी। वो रिया का हाथ थाम गई। रिया भाभी, खाना लग गया है, आप। वो जो स्टेज पर आता हुआ रिया से बोल रहा था। आराध्या की तबीयत खराब होती देख शब्द मुंह में ही रह गए। इसे क्या हुआ? अभी अभी बस वॉशरूम से होकर आई है, उसके बाद से एकदम बेचारी का बीपी लो हो गया। बाहर जाना चाह रही है। अब इतने मेहमानों में यूं उठ कर जाना थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल नहीं लगता, उठो तुम। वो उसके सामने अपनी हथेली फैला गया। आराध्या ने कुछ घबराते हुए उसकी हथेली पर अपना नाजुक सा कांपता हाथ रखा। वो उसे झटके से उठाता हुआ खुद से लगा गया। बहुत सी निगाहों ने इस दृश्य को बहुत गौर से देखा। सभी के चेहरों पर एक मुस्कान फैल गई। अब वो उसे स्टेज से नीचे लेकर उतरा और हॉल के बैक साइड पर बने गार्डन एरिया में ले आया। वो गहरी सांसें भरते हुए वेदांत के बहुत करीब खड़ी थी। ठीक हो अब? खुली हवा में सांस लेते हुए किसी हद तक वो अपनी बोझिल तबीयत को बेहतर महसूस कर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? अचानक से उसके पूछे गए सवाल पर आराध्या ने सहमकर पथराई नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों के सामने कुछ देर पहले के पल घूम गए। आराध्या, उसने तुम्हें छुआ? क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। वो उसकी कलाई सख्ती से दबोचे खड़ा था। मेरी बात का जवाब दो। मेरे तपते बेचैन दिल को सुकून आ जाएगा, बस एक बार कह दो उसने तुम्हें नहीं छुआ। तुम आज भी वैसे ही अनछुई बंद कली हो। बोलो, जवाब दो। वो उसकी दोनों कलाइयाँ थामे आंखें मूंदे खुमार भरे लहजे में बोला। पागल हो गए ईशान, क्या बोले जा रहे हैं? पत्नी हूँ आपके भाई की, हद में रहे अपनी। वो झटके से पूरा जोर लगाते हुए खुद को उससे छुड़ा गई। मर जाऊंगा यार, वो बेबसी की अंतहीन हद पर बोला। कल जब आप शादी के वक्त गायब हुए थे, तब मेरा भी यही दिल चाहा था। वो होंठ भींचकर गुस्से से बोली। यार, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे मुझे किडनैप किया गया था। मैं बेहोश था। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया और तुरंत घर पहुंचा। पर यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया, तो अब इसे स्वीकार कर लें और दोबारा मेरी राह में मत आइएगा। वो गुस्से से बोलती हुई बाहर निकल आई। तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक आता है आराध्या, याद रखना। तुम सिर्फ मेरी हो। बस एक इशारा कर दो, मैं सब कुछ खुद सह लूँगा। तुम तक पहुँच जाऊँगा, बस मेरा साथ दे दो। वेदांत से तलाक ले लो, मैं तुम्हें अपनाऊँगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो दीवाना बार बोलता हुआ आराध्या के रोंगटे खड़े कर गया। बाहर आकर वो रिया के साथ स्टेज पर आई और ईशान की बेताब नज़रों का सामना न कर सकी। उसका दिल बुरी तरह घबराने लगा था।
मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसे मुकम्मल खामोश पाते हुए वेदांत ने दोबारा अपना सवाल दोहराया था। किसी ने कुछ नहीं कहा वेदांत। आराध्या की नजरें अभी भी झुकी हुई थीं। आज आज पहली बार उसका लहजा उसकी आवाज का साथ नहीं दे रहा था। वेदांत उसके झूठ पर सख्त तपा लेकिन खामोश रहा। वो मेरी है, उसे मेरा ही होना होगा। ऐसा कैसे कर सकता है वेदांत? वो पूरे कमरे में चक्कर लगा रहा था। फिर फोन से अपने दोस्त रोहन को कॉल की और सब पता लगवाना चाहा कि आखिर कौन था जिसने उसे अचानक किडनैप भी किया और फिर छोड़ भी दिया। एक बार पता लग जाए, देखो फिर क्या करता हूँ। कहीं सबके पीछे मेरा कोई अपना तो नहीं? मुझे ऐन शादी के वक्त गायब करवाने में आखिर किसका फ़ायदा हो सकता है? वो सोचे जा रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था और बिना सबूत के वो आरोप लगाता तो खुद ही गलत साबित हो जाता। इसीलिए उसे अब बहुत कुछ बड़ा प्लान करना था। वो बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी जब वेदांत कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। आराध्या उसको अंदर आता देखकर तुरंत सोने का नाटक करने लगी। वो शावल लेकर बाथरूम से निकला तो आराध्या को अभी भी उसी स्थिति में पाया। वो बालों को सुखाता हुआ उसके पास ही बिस्तर पर आ लेटा। उसे अपने पास बिस्तर पर पाते ही आराध्या का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसने आंखें और सख्ती से मूंद लीं। पता नहीं क्यों उसके एहसास वेदांत को लेकर अब बदलने लगे थे। अपने इन एहसासों और जज्बातों से वो खुद भी बुरी तरह से घबरा रही थी। लाइट्स को डिम करता हुआ वो अपना सिर तकिए पर रखकर आंखें मूंद गया। इस वक्त वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अपने साथ सोई लड़की के लिए उसके दिल में फिलहाल कोई जज्बा नहीं मचला था। उसका ध्यान आज अपने पापा के साथ हुई बातों पर था। एक समय था जब नमन जी को अपने बड़े बेटे ईशान पर अंधा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने सारा बिजनेस उसके नाम कर दिया था और पावर ऑफ अटर्नी भी ईशान के नाम हो गई थी। आज वो इस बात पर पछता रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ पैर कटवाकर वो वापस कैसे खड़े हों। ऐसे में उन्होंने ये बात वेदांत से कही। वेदांत को उनके इस फैसले का दुख तो हुआ लेकिन वो चुप रहा। बेटा तो वेदांत भी था उनका, तो क्या जायदाद के बंटवारे के समय उन्हें उस बेटे की याद नहीं आई? उन्होंने गांव की सारी जमीनें और हवेली वेदांत के नाम की थीं, जबकि शहर का चौधरी मेंशन और बिजनेस ईशान के नाम था। काफी समय बीत गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके पापा ने उससे मदद मांगी थी। उन्हें ईशान के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और अब जब आराध्या भी उससे छीन ली गई थी उसकी नज़र में, तो वो अब वेदांत को बिजनेस से बेदखल न कर दे। उन्हें यही डर सता रहा था। वेदांत को उनके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। 2 सालों में वो अपने बिजनेस को इस कदर तरक्की दे चुका था कि उसे अपने पिता के बिजनेस की जरूरत ही न थी। पर उसके बिजनेस को कोई नहीं जानता था। उसने ये बात सब घर वालों से छिपाई हुई थी। घर में सबकी नज़र में वो एक लापरवाह, नालायक, मनमौजी, जिद्दी और जिंदगी को बेफिक्री से जीने वाला बंदा था, जबकि हकीकत में कोई ये नहीं जानता था कि वो एक मशहूर बिजनेस टाइकून है। एसएनसी के नाम से एक कंपनी थी जो इस वक्त शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी, लेकिन इस कंपनी के मालिक को कोई नहीं जानता था। नहीं, 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 छोड़ छोड़ दो मुझे, नहीं, मत छुओ। अचानक नींद में ही आराध्या की दबी दबी अंदाज में चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो बुरी तरह से चौंक कर उठ बैठा। नहीं, मत आओ मेरे करीब, दूर दूर। वो पसीने में नहा गई थी और हाथ पैर भी मार रही थी। वेदांत ने उसे हिलाया, पुकारा कि अचानक चिल्लाते हुए वो उठकर बेड के सिरहाने से जा लगी। धीमी रोशनी में वो अपनी सहमी हुई निगाहें फैलाए सामने बैठे शख्स को देख रही थी। समझना चाह रही थी कि वो जो देख रही है वो सच था या सामने बैठा शख्स। क्या हुआ आराध्या, ठीक हो तुम? वो बिना पलक झपकाए लगातार उसे देखे जा रही थी। आराध्या, उसने धीरे से उसे पुकारा। दूर दूर रहो, मत छूना। वो एकदम से पैनिक हो गई। इससे पहले कि वो बिस्तर से उठकर भागती, वेदांत ने तुरंत तो उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वो फिर से झटपटाने लगी। बस कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं छू रहा तुम्हें, ख्वाब देखा है तुमने। अपनी आदत के विपरीत वो नरमी से बोलता उसके पीठ सहला रहा था। वो धीरे धीरे अपना शरीर ढीला छोड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो वाकई डर गई थी। उसने सपने में क्या देखा वो किसी को नहीं बता सकती थी, पर वो कुछ ही देर में अपने डर पर काबू पा गई। नमन जी ने उनके लिए हनीमून का बंदोबस्त करवाया, जिस पर आराध्या कुछ बोलती उससे पहले ही वेदांत ने नमन जी को मना कर दिया था। उसने कुछ समय के बाद जाने का प्लान बनाया, वो भी अपने दम पर। नमन जी चुप से हो गए थे। ईशान उन दिनों घर से गायब रहता था। वो ऑफिस भी नहीं जा रहा था। जितनी देर घर पर होता उसकी नज़रें आराध्या का ही चक्कर लगाती रहती, जिस वजह से आराध्या ने उसके घर में होने पर
कमरे से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। वेदांत भी इन दिनों सुबह का गया रात को वापस लौट रहा था। दोनों के बीच एक ठंडापन सा था। पहली रात तो जो कुछ वेदांत ने उसके साथ किया था, उसके बाद दोबारा वो उसके करीब भी नहीं आया था। वो अपनी बात पर पक्का कायम था। क्या वाकई उसे आराध्या का आकर्षण महसूस नहीं होता था? अक्सर आराध्या बैठी सोचती रहती, क्या वो किसी और में इंटरेस्टेड है? फिर भला मुझसे शादी क्यों की? क्या पता घर वालों ने जबरदस्ती की हो? पर उसकी बातों से लगता नहीं था कि उस जैसे इंसान के साथ कोई जोर जबरदस्ती भी कर सकता है। वो अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती, उसके अंदर एक ठेठ पत्नी वाली भावना जाग रही थी। उसे अपने पति का प्यार और ध्यान चाहिए था, लेकिन वो अपनी जुबान से जाहिर भी नहीं कर रही थी। वो चाहती थी कि वेदांत खुद उसके करीब आए। कभी कभी अपनी सोचों पर वो खुद को बुरी तरह डांटती, लेकिन फिर अपने और उसके बीच जायज रिश्ते को सोचती तो खुद को हक पर पाती। वो रातों को जाग जाग कर लैपटॉप पर न जाने कौन सा काम करता रहता था। उसका जरा सा ध्यान भी आराध्या की ओर नहीं भटकता था, और आराध्या को बिस्तर कांटों की तरह चुभने लगता था। लेकिन वो फिर भी खामोश रहती। जब वो मर्द होकर खुद पर नियंत्रण रख सकता था, तो फिर भला वो क्यों नहीं रख सकती थी? उनकी शादी को 3 महीने होने को आए थे। दोनों में सरसरी सी बातचीत ही होती थी। अब तो आराध्या ने भी अपना ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर केंद्रित कर लिया था। उसने एमए में दाखिला ले लिया, नमन जी के साथ जाकर एडमिशन फॉर्म जमा करवा आई थी और यूनिवर्सिटी जाना शुरू भी कर दिया था, जिसका वेदांत ने कोई खास नोटिस नहीं लिया। आज भी वो यूनिवर्सिटी में ही थी कि अचानक से ईशान को वहां देखकर वो तुरंत अपना रास्ता बदल गई। अभी वो उसकी नज़रों में नहीं आई थी, जो यकीनन उसी को ढूंढ रहा था। वो तुरंत एक पेड़ की ओट में हो गई। जैसे ही वो वहां से निकल गया, वो ईश्वर का धन्यवाद करती हुई बाहर आई। तभी उसकी सहेली ने एक गिफ्ट पैकेट उसे थमाया। ये क्या है? वो हैरान हुई। यार, तुम्हारा आशिक ईशान देकर गया है। देखो तो आज के ज़माने में भी ऐसे आशिक होते हैं जो अपनी प्रेमिका का जन्मदिन याद रखते हैं। खोलो तो सही, देखें क्या दिया है उसने। उसकी बातों को सुनकर वो थोड़ा परेशान हुई। ईशान जब जानता था कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, फिर भला वो उसे गिफ्ट क्यों दे रहा था? फिर क्यों दिया? वो सोचते हुए बुरी तरह से चिढ़ गई थी और घर आते ही सबसे पहले उसका वो गिफ्ट वापस करने का सोचा। वो यूनिवर्सिटी से निकली, उसे ड्राइवर लेने आया था। गाड़ी में बैठते ही उसका सारा ध्यान उसे गिफ्ट की ओर लगा था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो बेख्तियार निगाहें बाहर की ओर उठी और उसकी नजरें जैसे पथरा गईं। सामने ही गाड़ी में वेदांत था और उसके साथ एक लड़की थी। कितने ही पल वो उसे देखती रह गई। सिग्नल खुल चुका था, गाड़ियां आगे बढ़ गई थीं। आराध्या ने ड्राइवर को वेदांत की गाड़ी के पीछे चलने को कहा। पहले तो वो असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर बात मान ली। एक घर एक घर के बाहर गाड़ी रुकी तो वेदांत उस लड़की के साथ उसके घर के अंदर जाता दिखाई दिया। आराध्या का दिल बुरी तरह दुखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए या नहीं, लेकिन वेदांत को रंगे हाथों पकड़ना था, वरना वो कभी नहीं मानता कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की भी है। लेकिन इस सब में दिल में टीस क्यों उठ रही थी? वो ये सब समझने से असमर्थ थी। गहरी सांस भरते हुए वो सदखुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसके दिल के हजारों टुकड़े हो रहे थे। आंसू बहकर गालों को भिगो रहे थे, पर उसके कदम नहीं थमे। और फिर एक लम्हे को उसके कदम ठिठक गए। सामने का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गई। वो लड़की वेदांत की टाई की गांठ ढीली करती हुई उसके करीब हो रही थी, और वेदांत ने उसे बिल्कुल नहीं रोका था। समय जैसे ठहर गया था। वो लड़की धड़ल्ले से उसकी टाई की गांठ को खींचते हुए अब उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। यहाँ पर आराध्या का धैर्य जवाब दे गया। वो आज तक भी अपने पति के इस कदर नज़दीक नहीं हुई थी, और सामने खड़ी ये लड़की। अचानक से सामने से आती आराध्या ने वेदांत को हैरान कर दिया। वो लड़की भी इस तरह किसी अनजान लड़की को अपने घर में देखकर चौंकी। हु द हेल आर यू? वो लड़की अपने रोमानी पलों को खराब होता देखकर भड़क उठी, जबकि आराध्या की तीखी नजरें वेदांत पर थीं, जो माथे पर बल डाले उसी को देख रहा था। उसके अंदर भीषण गुस्सा भरा था। वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि आराध्या यहाँ तक पहुँच सकती है। निकलो यहाँ से। उस लड़की ने आराध्या को धक्का दिया तो वो, जो पूरे ध्यान से वेदांत को देखे जा रही थी, बुरी तरह से लड़खड़ा गई। वेदांत का दिल बुरी तरह से कांप उठा, लेकिन वो आगे बढ़कर उसे सहारा न दे सका। आराध्या ने पलटकर वेदांत की ओर टूटे बिखरे अंदाज में देखा, जिसकी आंखों में साफ चेतावनी थी कि वो यहाँ से चली जाए। और उसे जाना था, बहुत दूर जाना था। आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। वेदांत उन आंसुओं को देखता स्तब्ध रह गया। वो वहां से भागी। अब रुकने का कोई औचित्य नहीं था। पता नहीं कौन थी, पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। वो वेदांत की तरफ मुड़ती हुई मुंह बनाकर बोली,
अभी मुझे जाना होगा, मूड बहुत ख़राब हो गया है, कल मिलते हैं यहीं पर। वेदांत उस लड़की से बहुत प्यार से बोला। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। उस लड़की को इस वक्त नशे की तलब हो रही थी और वेदांत से अभी वो इतना करीब नहीं हुई थी कि उसके सामने नशा करती। वो भी यही चाहती थी कि वेदांत अभी यहाँ से चला जाए। जैसे ही वो बाहर निकला, आराध्या कहीं नहीं थी। वेदांत का रुख अब घर की ओर था। उसे डर था कि कहीं वो घर जाकर किसी से कुछ कह ना दे। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता हुआ वो घर पहुंचा। नौकरानी से आराध्या का पूछा तो पता चला कमरे में है। सीधा कमरे में गया, वो कमरे में भी नहीं थी। बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। वो वहीं उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वो बाहर निकली। उसका चेहरा भीगा हुआ था, आंखें बेहद लाल हो रही थी। वो रोती रही थी। बाहर आते ही उसने सामने खड़े वेदांत को नज़रअंदाज किया और अलमारी की तरफ बढ़ गई। मुंह धोते समय उसने अपनी पूरी शर्ट गीली कर ली थी। वेदांत उसे इस तरह बिखरता देखकर बेख्तियार उसकी ओर बढ़ा और उसे दोनों बाजुओं से थाम कर अपनी तरफ मोड़ते हुए अलमारी से सटा दिया। क्यों आई वहाँ मेरा पीछा करते हुए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछा करने की? वो दबे लहजे में गुर्राया। आराध्या के आंसू एक बार फिर से बहने लगे। बजाय अपनी गलती मानने के वो उसी को सुना रहा था। कुछ पूछ रहा हूँ, डैमिट, जवाब दो। क्या जवाब दूँ? मुझसे शादी करके सबकी नज़रों में महान बन गए हो और खुद खुद किसी और लड़की के साथ सुकून के पल ढूंढ रहे थे। वो बिलख उठी। और मुझे हुक्म सुनाते हो कि मेरे भाई से दूर रहना? तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके सीने पर उंगली मारते हुए वो गुस्से और आंसुओं आंसुओं के बीच बोली। मुझे भी बर्दाश्त नहीं हुआ वेदांत, तुम्हें गैर लड़की के साथ देखकर। वो जाने अनजाने में अपने दिल के एहसास वेदांत के सामने बयां कर गई। आराध्या, हमारी शादी को 3 महीने होने वाले हैं। एक दिन भी तुम करीब आई मेरे? बोलो। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था। क्या मतलब? मैं करीब नहीं आऊंगी तो नाजायज काम करोगे? फिर तो मुझे भी। अभी उसके शब्द मुंह में ही थे कि वेदांत ने उसके बालों में हाथ डालते हुए उसके शब्दों को अपने होठों से चुन लिया था। वो झटपटाई तो वेदांत की पकड़ उस पर और भी सख्त होती चली गई, यहाँ तक कि उसने खुद को एकदम ढीला छोड़ दिया। उसके ढीले पड़ते वजूद को वो अपनी बाहों में संभाल गया। खबरदार, जो आइंदा कुछ भी गलत बोला तो सजा इससे भी ज़्यादा सख्त मिलेगी। उसके होठों को जख्मी करता वो बाथरूम में घुस गया, जबकि आराध्या दांत पीसती हुई वहीं वहीं बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वो फिर से कमरे से बाहर निकल गया। आराध्या को बहुत बुरा लगा। आई हेट यू, वो दिल ही दिल में उससे बोली, पर जुबान से खामोश रही। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? फ़ोन पर ईशान की आवाज़ सुनकर वो चौंकी। अभी अभी उसकी आंख खुली थी। रात के 9 बज रहे थे। वेदांत के जाने के बाद वो शावर लेकर सो गई थी और ईशान के गिफ्ट के बारे में तो भूल ही गई थी। अभी जागी तो मोबाइल पर मैसेज देखा, जबकि वेदांत अभी तक घर नहीं आया था और बिस्तर पर वो अकेली ही थी। ऐसे में ईशान के इस मैसेज ने उसका दिमाग घुमा दिया। एक तो पहले इसका बंदोबस्त करूं जाकर। ढीठ इंसान। वो उठी और उसी के कमरे की ओर बढ़ी। अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि उसके कदम ठिठक गए। यार, कर तो रहा हूं, अब इतनी जल्दी कैसे हाथ आएगी? बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। दाना डाला है, जरूर असर होगा और फिर उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। पर तुम भी अपना वादा याद रखना। इसके बदले अपनी बहन मुझे दोगी तुम। मेरी मोहब्बत मुझे लौटाओगे। ईशान की बातें सुनकर आराध्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हाँ हाँ, जानता हूँ, तय यही हुआ था। शादी करके उसे तुम्हारे हवाले करना था और तुमने मीना को मेरे। पर सब चौपट हो गया। नहीं छुआ यार, वेदांत ने नहीं छुआ उसे। छुआ होता तो वो बाहर मुंह ना मार रहा होता। उसकी अगली बात सुनकर वो अंगारों पर झुलस उठी। बेफिक्र रहो, अनटच है वो अभी भी। तुम्हारे ही बिस्तर की शोभा बनेगी। आराध्या मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियों का गला घोंटती हुई कमरे में वापस आई तो देखा सामने ही वेदांत खड़ा फ़ोन पर बात करते हुए। अब कॉल काट कर मोबाइल बिस्तर पर उछाल चुका था कि तभी उसकी नज़र सामने खड़ी रोती हुई आराध्या पर पड़ी, जो पथराई नज़रों से उसी को देख रही थी। अभी वेदांत कुछ कहता कि वो भागते हुए कुछ कदमों की दूरी तय करके उसके सीने से जा लगी। वेदांत उसे यूं अपने सीने से लगता देखकर थोड़ा हैरान हुआ, जबकि आराध्या उसके सीने से लगी रोए जा रही थी। न जाने कैसी सच्चाइयाँ थीं जो उस पर जाहिर हो रही थीं। अगर वेदांत उससे शादी न करता तो ईशान उससे शादी करके उसे बेच देता। क्या इरादा था उसका? आराध्या, आर यू ओके? वो उसे पीछे हटाने की हल्की सी कोशिश कर रहा था कि वो और भी उसके सीने से चिपकती चली गई, यहाँ तक कि वो उसके साथ बिस्तर पर जा गिरी। आराध्या, अब ये ज़्यादा हो रहा है, वेदांत ने माथे पर बल डालते हुए कहा। तुमने कहा मैं तुम्हारे करीब नहीं आती। आराध्या आंखों में आंसू लिए उसकी गर्दन से चेहरा उठाए उसे देखते हुए उसकी ठोड़ी पर अपने नरम होंठ रख गई। वेदांत, आज
आज बहुत करीब आना चाहती हूँ तुम्हारे। वेदांत के दिल में बहुत बुरी तरह से हलचल हुई। आराध्या यहीं पर नहीं रुक, वो उसके पूरे चेहरे को दीवानों की तरह चूमती जा रही थी, जबकि आंसू भी लगातार बह रहे थे। वेदांत को वो अपने होश में न लगी। स्टॉप इट! वेदांत ने गुस्से से उसे परे झटका, जिससे वो एकदम अपने होशो हवास में वापस लौटी। उसकी शर्ट के सारे बटन वो खोल चुकी थी। अब वो गुस्से से खड़ा होता हुआ अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था, जिस पर आराध्या भड़क उठी। तो मुझ में इंटरेस्ट नहीं था? जब मुझ में इंटरेस्ट नहीं था तो शादी क्यों की? जिसके साथ रंगरलियां मना रहे थे उसी से करते शादी। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? वो अब की बार चिल्ला उठी थी। वेदांत ने माथे पर बल डाले उसे देखा। ठीक ठीक कहता है वो। तुमने मुझे नहीं छुआ क्योंकि तुम बाहर मुंह मारते हो। वो बात को उल्टा रंग दे रही थी। किसने? किसकी बात कर रही हो? वो आक्रामक अंदाज में उसकी ओर बढ़ा। नहीं बताती, कुछ नहीं बताती। तुम मुझे बर्बाद कर चुके हो वेदांत। लेकिन अपनी बर्बादी अब मैं खुद लिखूंगी। तुम्हें जाना है ना उस लड़की के पास, तो जाओ। आज के बाद आराध्या कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। वो उसकी सख्त पकड़ से खुद को छुड़ाने में बेहाल हो रही थी, लेकिन वेदांत ने उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, और अब की बार वो जज्बात में खुद भी बहकने से खुद को रोक नहीं पाया था। इसीलिए बिस्तर पर आता उसकी कलाइयों को जकड़े उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया तो वो और पैनिक हुई। उसकी टांगों को घुटना रखते लॉक किया तो वो एकदम से साकित हुई। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की है, और वो है आराध्या वेदांत चौधरी। कभी कभी आंखों देखा गलत होता है यार। वो बोझल लहजे में बोलता उसे स्तब्ध कर गया। मेरा किसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं। आज जो तुमने देखा वक्त आने पर सब बता दूंगा, लेकिन यकीन रखो तुम्हारे अलावा किसी को छुआ नहीं। वो उसकी आंसुओं से भरी पलकों पर होंठ रखते हुए बोला। वो तुम्हारे करीब आ रही थी, आराध्या ने धीरे से शिकवा किया। नहीं आने देता इतना नज़दीक जहां तुम रहती हो। वो उसके गालों पर होंठ रखता उसके दिल के स्थान पर भी अपने होंठों का स्पर्श बिखेरने लगा कि एकदम से आराध्या को 440 वोल्ट का करंट लगा। ये क्या कर रहे हो? वो घबराई। करीब आ रहा हूँ, इतना करीब कि दूरी का सवाल ही पैदा न हो। वो इतना कहते सारी लाइट्स ऑफ कर गया। धीरे धीरे उसे और खुद को हर पर्दे से आज़ाद करता वो उसके करीब होता चला गया। उसकी धीमी धीमी सिसकियों पर वो उसमें समाता उसे सुकून दे रहा था। वो जो आज सारा दिन पैनिक रही थी, वेदांत की निकटता ने सब कुछ भुला दिया। वेदांत जानता था आज वो इस लड़की के करीब न आया तो वो उसे खो देगा, जबकि इन 3 महीनों में वो उसकी रूह में बस चुकी थी। क्या बकवास है ये? इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम ये बात? वेदांत ऐसा कैसे कर सकता है? यही सच है पापा। बुलाएं उसे और पूछे उससे क्यों किया उसने मुझे किडनैप, और फिर मेरी ही जगह मेरी आराध्या से शादी रचा ली। और आप सबने उसका साथ दिया। ईशान दुखी अंदाज में बोल रहा था, जबकि रेलिंग के पास आकर खड़े होते आराध्या और वेदांत ने उसकी सारी बातें सुन ली, जबकि वेदांत के चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था। लीजिए आ गया है, पूछें उससे क्यों उसने भाई की पीठ में छुरा घोंपा। वो जो मोबाइल पर अब सबको अपनी किडनैपिंग के सबूत दिखा चुका था कि कैसे वेदांत ने और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे शादी के वक्त किडनैप करके बेहोश कर दिया था और गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया था। हॉल के बाहर लगे कैमरों में सब रिकॉर्ड हो गया था। इसके बाद हॉस्पिटल जहां उसे ले जाया गया, वहां उस नर्स को वेदांत और उसके दोस्तों की तस्वीर दिखाकर उसने वहां से भी कंफर्म करवा लिया था। वेदांत के 2 दोस्त थे उसे वहां छोड़कर आए थे। ये सब पता करने में आपने 3 महीने का वक्त बर्बाद कर दिया। डायरेक्ट मुझसे पूछ लेते, मैं बता देता। वेदांत ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। देखा देखा आप सबने कैसे ढिठाई से मान गया है। अब बोलें क्या सजा देंगे इसे, क्योंकि मुझे तो मेरी आराध्या वापस चाहिए हर हाल में। वो दहाड़ा था कि उसी लम्हे वेदांत ने भाई को गर्दन से दबोचे दीवार के साथ लगाया और सभी बुरी तरह घबरा गए। आराध्या सहमकर 2 कदम पीछे हटी। मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी कहा तो आपकी जान ले लूंगा। मैं हमारे रिश्ते का लिहाज भी नहीं करूंगा, सुना आपने? नमन जी ने दोनों बेटों को एक दूसरे से अलग किया। क्या हो गया है तुम दोनों को? ख़त्म करो ये सब और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और ईशान, कल तुम कह रहे थे कि किसी मीना नाम की लड़की को पसंद करते हो, उस लड़की से शादी करना चाहते हो, तो ये अचानक आराध्या कहाँ से आ गई बीच में? आराध्या तो हमेशा बीच में ही थी पापा। इसके खतरनाक इरादों की अब तक किसी को भनक नहीं पड़ी थी, और ये समझता है कि वेदांत भी अंधा है। वेदांत की बात पर ईशान के चेहरे का रंग उड़ गया। सीमा, अचानक से वेदांत ने एक लड़की को आवाज़ दी जिसे फ़ोन करके वो थोड़ी देर पहले बुलवा चुका था। ये सच है, ईशान मीना से मोहब्बत करता है, लेकिन वो शोभित मेहरा की बहन है और वो एक अय्याश इंसान है।
उसने अपनी बहन के बदले आराध्या की मांग की और ईशान आराध्या से शादी करके उसे ऑस्ट्रेलिया ले जाकर शोभित के हवाले करता और मीना से शादी का इरादा रखता था। पर सब पर पानी फिर गया। आराध्या की शादी वेदांत से हो गई, लेकिन आराध्या और वेदांत की शादी के बाद भी ईशान अपने इरादों से बाज न आया। वो अब भी इन्हें अलग करने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है। उसके मीना से कितने संबंध हैं, शोभित के साथ उसकी क्या डीलिंग्स हुई, सब सबूत इस लिफाफे में हैं। आराध्या उस लड़की को देखती रह गई। ये वही लड़की थी। उस दिन तो नशे में थी, पर आज पूरे होशो हवास में लग रही थी। सारी सच्चाई सुनते नमन जी का सिर झुक गया। ये झूठ है, बकवास है। मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं। सही कह रहे हो तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैं शोभित मेहरा की पत्नी हूँ। उसके इस खुलासे पर ईशान तो स्तब्ध रह गया। वो लड़की आराध्या की ओर बढ़ी। मेरा तुम्हारे पति के साथ कोई संबंध नहीं। उस दिन जाल ईशान के लिए बिछाया गया था, पर तुम वहां पहुंच गई। उसने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें एक सच्चा चाहने वाला मिला। तुम्हारी किसी भलाई का फल है ये इंसान। वो दुखी अंदाज में मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। चटाख। ईशान कुछ बोलता कि नमन जी का हाथ उस पर उठ गया। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। निकल जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से। वो चिल्लाए तो जवाब में ईशान पीछे हटता हुआ ठाका लगाकर हंस दिया। आप मुझे निकालेंगे यहाँ से? भूल गए ये घर आप मेरे नाम कर चुके हैं और अपना बिजनेस भी। आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। हाँ, मैं आप सबको धक्के देकर बाहर निकाल सकता हूँ। वो गुस्से से फुनकारा। अफसोस, आप अपना ये सपना भी कभी पूरा नहीं कर सकते। वेदांत ने एक फाइल वहाँ टेबल पर पटकी। पढ़े गौर से। आपने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। वेदांत ने कमर पर हाथ रखे ईशान के सिर पर एक और बम फोड़ा। वेदांत की गहरी अर्थपूर्ण नजरें देखकर ईशान को सब याद आता चला गया। नशे में धुत कुछ दिन पहले ही वेदांत ने उससे कुछ कागजातों पर दस्तखत लिए थे। उस वक्त तो उसे समझ न आया और वो भूल भी गया था, पर आज उसे सारी बात समझ आ गई थी। वेदांत ने उसे बहुत अच्छी तरह जाल में फंसाया था। ईशान को नमन जी ने जायदाद से बेदखल कर दिया। सभी लोग दुखी थे, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता न था। उसे हवेली से निकालते समय वेदांत उसके पास आया और बहुत अच्छे से उसे अपनी पत्नी से दूर रहने को कहा। ईशान मुट्ठियां भींच कर वहां से चला गया, जबकि वेदांत ये भी जानता था कि ईशान चुप नहीं बैठेगा। एक गलती वो करेगा और सीधा जेल की हवा खाएगा। 24 घंटे उस पर नजर रखने का बंदोबस्त भी वो करवा चुका था। कमरे में आया तो आराध्या को रोते पाया। अब क्या हुआ? रोने की वजह? वो उसके करीब बैठते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आपने मुझसे शादी मुझे ईशान से बचाने के लिए की, और मैं समझती रही थप्पड़ का बदला। वो बोलते बोलते सिर झुका गई। तुम्हें पहले भी कहा है, आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारे होठों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। वो उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए शिद्दत से बोला, आप मेरी ईश्वर से मांगी किसी प्रार्थना का फल है वेदांत। आराध्या ने 1 इंच का फासला मिटाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वेदांत के जलते दिल पर ठंडी फुहार सी पड़ी। वो पीछे हटने लगी तो वेदांत ने उसे और भी खींचकर अपने सीने से लगा लिया और गहराई से उसके होठों पर झुकता उसे पूरी तरह अपनी आगोश में लेता चला गया। और आज दिल से वो खुद को अपने पति को सौंप गई थी, जो रब से मांगी किसी कीमती दुआ से कम नहीं था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।